शुरू करें। जय हिंद, आप सबका स्वागत है आस एजुकेशन सेंटर में। आज से हम लोग जो है साइंस की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग साइंस को जो है एमसीक्यू के माध्यम से कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और ये जो सवाल लाए गए हैं साइंस के, ये पूरी तरह से जो है इस बात को ध्यान में रखते हुए लाए गए हैं कि अपकमिंग एग्जाम जितने भी हैं आपके, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, इन सब में काफी उपयोगी होंगे। कोशिश यही है हमारी कि हम लोग आपको साइंस को जो है एमसीक्यू के थ्रू जो है कवर अप कर लें। तो आप अपने साथ एक नोट कॉपी जरूर रखिएगा, ताकि आप जो है साथ ही साथ नोट करते चले। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताए जाएंगे जिसको आप नोट कर सकते हैं। तो आज हम लोग साइंस की शुरुआत करेंगे। पहला जो एमसीक्यू का सेट होगा वो शुरुआत करेंगे हम लोग फिजिक्स से। और फिजिक्स में जो पहला चैप्टर चुना है हमने वो है यूनिट एंड डायमेंशन, जिसको हम लोग मात्रक तथा बीमा बोलते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला सवाल बोलता है कि जो है 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू क्या होगा। तो आपको दिखेगा हम लोग क्या करते हैं साइंस में, जब भी कोई चीज बड़े मात्रकों को बताना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब बहुत बड़ा डिजिट होता है तो उसके लिए हमने कुछ नंबर चुना हुआ है जिसको हम बोलते हैं 10 टू दी पावर। तो हम लोग को ये नंबर पता होना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको 10 टू दी पावर बोलते हैं। तो 10th के पावर का कुछ नंबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक्सा होता है, एक्सा इक्वल टू 10 टू दी पावर 18 होता है। फिर आपका होता है जो है पेटा होता है, पेटा पेटा इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर 15। फिर आता है आपका जो है टेरा, टेरा इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर 12। फिर होता है आपका जो है गीगा, गीगा इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर 19। फिर आता है आपका जो है मेगा, मेगा इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर 6। फिर आता है आपका जो है किलो, किलो इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर 3। फिर जो है नीचे की तरफ आप जाना शुरू करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपको जो है हेक्टो, तो हेक्टो इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर 2। फिर आप इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा जो है, हम और नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये होगा डेका, डेका इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर 1। अब हम लोग नेगेटिव की तरफ बढ़ेंगे, तो नेगेटिव तरह की बढ़ेंगे, नेगेटिव की तरफ बढ़ेंगे तो पहला आएगा आपका जो है डेसी, डेसी इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर -1 आता है। फिर आप चलेंगे आगे, मिलेगा तो आपको मिलेगा जो है सेंटी, मिलेगा आपको सेंटी इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर -2। फिर आपका आता है मिली, मिली इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर -3। और फिर आता है आपका माइक्रो, माइक्रो इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर -6। फिर आता है आपका जो है नैनो, नैनो इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर -9। और फिर आगे बढ़ेंगे इसी के, तो आपको फिर आके मिलेगा यहाँ पे जो है, इसको बोलते हैं हम लोग जो है पीको, 10 टू दी पावर -12। और फिर आता है एक जो इसको बोलते हैं हम लोग जो है फर्मी, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग जो है फेम्टो। ये होता है आपका जो है 10 टू दी पावर -15। और लास्ट में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एटो, एटो इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर -18। तो आपको ये पावर याद होने चाहिए, ताकि जो हम लोग जब कोई बड़े वाले डिजिट को जब सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लोग सीधे सीधे जो है इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि सवाल में क्या पूछा गया, सवाल में पूछा जा रहा है कि माइक्रोमीटर किसको बोलते हैं, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 टू दी पावर -6 मीटर होता है। तो ऑप्शन ये वाला अपना सही हो जाएगा। अगर यहीं पे इसका बारे में पूछते तो 10 टू दी पावर -6 को हम क्या बोलते हैं, 10 टू दी पावर -6 को हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेगा, मेगावाट का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। इसके लिए हम लोग किलो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जबकि और -3 के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे मिली शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं माइक्रो शब्द का, ठीक है। तो हम लोग देखिएगा हम लोग यही करते हैं, जब भी हमको कोई बड़ा डिजिट को दिखाना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है इस फॉर्म में लिखा जाता है, उसको इन शब्दों से निरूपित किया जाता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि हमसे अगर कोई पूछ ले कि जैसे कि जो एटम होता है, एटम का जो है साइज कोई पूछ ले, मान लीजिए जैसे पूछा जा रहा है कि आपसे जो है, आप जो है परमाणु का आकार बताइए। तो जो परमाणु का आकार होता है वो होता है 10 टू दी पावर -10 होता है, 10 टू दी पावर -10 मीटर में होता है, और 10 टू दी पावर -13 सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। जबकि इसी को एक और भाषा में लिखा जा सकता है, इसको एक एंगस्ट्रम भी बोल सकते हैं। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। उसी तरह से हमसे पूछा जाता है कि जो है आप ये बोल सकते हैं साइज ऑफ, हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो है, तो दो सवाल पूछे जा सकते हैं। एक तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि जो है एटम का साइज पूछा जाएगा, तो एटम का साइज पूछेगा तो 10⁻10 मीटर हो जाएगा, या 10⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं एक एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻10 मीटर होता है। दूसरा हमसे पूछा जाता है न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस का साइज होगा, न्यूक्लियस साइज जिसको बोलते हैं हम लोग जो है परमाणु,
परमाणु के नाभिक का आकार। तो परमाणु के नाभिक का जो आकार होगा उसको हम लोग निरूपित करते हैं, वो होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है, या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है। अब इसी को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻15 जो होता है उसी को थोड़ा देर पहले हम क्या बता रहे थे कि इसी को हम बोल सकते हैं फर्मी, इसी को हम फर्मी बोलते हैं। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि इसको हम एक फर्मी बोलेंगे और एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जरूरी चीजें हैं जो हम लोग को पता होनी चाहिए। तो हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इसको भी आप नोट डाउन करना चाहे तो आप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि जो है परमाणु का आकार क्या हो सकता है या फिर परमाणु के नाभिक का आकार क्या हो सकता है, ये दोनों चीज पूछी जाती है। चलिए, तो अगला वाला पूछा जा रहा है, ऐसे सवाल क्या है कि जो है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो यहाँ पे जो है एसआई मात्रक की बात की जा रही है। एसआई मात्रक कुल 7 होते हैं, तो उसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि जो है विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा। तो पहले यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये जो है आवेश आखिर होते क्या है। आवेश जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज, ये है क्या चीज आखिर। तो चार्ज देखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार चार्ज दो तरह के होते हैं, और चार्ज बनते कब है, या तो कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन को दान कर दे, जैसे आपके पास सोडियम है, देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 1। इसका मतलब ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग Na+ हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो क्या होगा, इस पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए जैसे मैग्नीशियम है, देखिए 12 होता है इसका, तो 2, 8 और 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसके पास क्या आएगा, Mg++ हो जाएगा। तो ये चार्ज बन सकता है। उसी तरह से ऑक्सीजन का देख लीजिए, ऑक्सीजन के पास 8 होता है, तो 2 और 6, तो ऑक्सीजन अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तभी इसमें 8 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा। मतलब जब इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण करता है तो उस पर नेगेटिव साइन आता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर पॉजिटिव साइन आता है। जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, जैसे क्लोरीन होता है, क्लोरीन का 17 होता है, तो 2, 8 और 7। अब देखिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो इस पे क्या होगा, एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके होता है, चार्ज ऐसे बनते हैं। और हम लोग आवेशों के प्रवाह को ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक, तो ये समझ गए आपकी चार्ज कैसे बनते हैं। चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन को दान करने से बनेंगे या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से बनेंगे। दूसरी चीज, जो चार्ज होता है, जैसे अपने पास इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो है नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है, जबकि एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, तो प्लस में 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। तो आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश को हम लोग किस में मापते हैं, तो कूलाम में मापते हैं। ठीक है, आवेश का मात्रक हो जाएगा तो क्या होगा, कूलाम होता है। आवेश को हम लोग किस में मापेंगे, तो कूलाम में मापेंगे। जबकि ये वोल्ट क्या होता है, वोल्ट हम लोग मापते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, जिसको हम लोग बोलते हैं विभवांतर। तो आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं जो है विभवांतर। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग मापते हैं वोल्ट में। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, तो बोलते हैं किसी धन आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर इसको आप जो है भी से निरूपित करें तो आपका जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, आपका ये बराबर होगा वर्क अपॉन जो है चार्ज हो जाएगा। तो किसी धन आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इसमें क्या होगा, ये आपका जो है वर्क हो गया, और वर्क का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और अपना ये जो है चार्ज होता है, चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो जूल बट्टे कूलाम हो गया, जूल बट्टे कूलाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो है वाट कहा जाता है। तो ये एक तरह से हो जाएगा अपना जो है, एक तरफ रुकिएगा, ये हो जाएगा आपका जो है तो ये अपना हो गया जूल बट्टे अपना कूलाम हो गया, एक मात्रक हो सकता है अपना जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वाट नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग वोल्ट बोलेंगे इसको, तो इसको वोल्ट कहा जाएगा। ये हो गया अपना। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, वो वोल्ट हो जाएगा। तो अगर हमसे कोई पूछे पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक क्या होगा तो हम उसको बोलेंगे वोल्ट से मापेंगे उसको। केल्विन, केल्विन क्या होता है, तो केल्विन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, देखिएगा
तो देखिए केल्विन का क्या होता है कि केल्विन जो हम लोग ताप को मापते हैं, ताप का ये मात्रक होता है, टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में मापते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा जो केल्विन का स्केल होता है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है यानी जो है गलनांक जो होगा, फ्रीजिंग पॉइंट यानी गलनांक जो होता है वो 273 होता है। और इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट यानी जो है क्वथनांक जो होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक जो होगा वो होगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री होता है इसका। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो है पानी के सापेक्ष हम लोग बोलते हैं दो चीज हमेशा स्केल में देखा जाता है, एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी आप उसका गलनांक देखेंगे, और दूसरा उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, जो कि पानी के लिए यहाँ पे जो है सेल्सियस में 100 होता है, लेकिन यहाँ पे जो है आप इसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं केल्विन के लिए, तो केल्विन में ये होता है 373 हो जाएगा। तो 273 से 373 हो जाएगा, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे देख सकते हैं। तो ये हो गया अपना। अब इसके लिए फॉर्मूला बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो के लिए क्या लिखेंगे, ऐसे ही अगर देखिए सेल्सियस के पैमाने में क्या होता है, सेल्सियस के लिए जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सेल्सियस में वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट अगर सेल्सियस में लिया जाए तो 100 डिग्री होता है। तो हम लोग को इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन बना है तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग ऐसे कुछ लिखेंगे, के बराबर हो गया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेंगे, तो माइनस में लेंगे 273 अपॉन जो है डिफरेंस ले लीजिए दोनों का, दोनों का डिफरेंस लीजिए, दोनों का डिफरेंस देखिए, तो 373 में से 273 को घटा दीजिए, यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब इसका बराबरी कर लीजिए सेल्सियस के साथ, तो सेल्सियस के साथ जब इसकी बराबरी करेंगे तो आपका आएगा जो है सी, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सेल्सियस का, तो 0 है, तो माइनस में 0 रखिए, और बट्टे में क्या होगा डिफरेंस निकालिए, 100 में से 0 को घटाइए, तो 100 में से 0 घटेगा तो 100 आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बन रहा है रिलेशनशिप, केल्विन और सेल्सियस में क्या एक रिलेशनशिप बन रहा है, इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप बनेगा आप देखिए यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसे बनेगा आपका, जो के बराबर होगा, के इक्वल टू हो जाएगा आपका सी प्लस में होगा 273 होगा, ये रिलेशनशिप बन के आएगा दोनों के बीच में, केल्विन और सेल्सियस के बीच में रिलेशनशिप बन के आएगा, के बराबर होगा सी प्लस 273। तो हमारा जो ताप होता है हम इससे क्या मापते हैं, तो इससे हम लोग मापते हैं टेम्परेचर, इससे हम लोग ताप मापते हैं, ठीक है। और वोल्ट किसका मापते हैं, तो हम लोग इसको जो है, इससे जो हम लोग जो है पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो है विभवांतर मापेंगे, ठीक, इससे हम लोग जो है विभवांतर मापेंगे, इससे हम लोग जो है पोटेंशियल डिफरेंस मापेंगे। कुलाम से हम लोग क्या मापेंगे, तो कुलाम से हम लोग जो है आवेश को मापेंगे, चार्ज को मापेंगे अपना, ये चार्ज का मात्रक हो जाएगा अपना। और ये किलोग्राम तो एक जो है मास को मापा जाता है आपका, आपका जो होता है ये हम लोग जो है मास वगैरह को जो है इससे मापते हैं, द्रव्यमान वगैरह जो है हम लोग मापते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर हमसे कोई पूछे विद्युत आवेश कैसा ही मात्रा क्या होगा, तो हम लोग केवल बोलेंगे ये आवेश यानी कुलाम होता है, इसका आवेश का मात्रा कुलाम होता है। तो इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा, हम लोग अगले की तरफ मूव कर रहे हैं। तो तीसरा वाला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जो है विस्थापन की एसआई इकाई क्या होगी। तो अब विस्थापन आखिर होता क्या है, तो विस्थापन हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट ए है, और यहां से कोई जो है चलना शुरू किया और पॉइंट बी तक गया, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो लास्ट पॉइंट था ये आपका जो है लास्ट है, और ये आपका जो है इनिशियल है, तो इन दोनों के बीच का जो है न्यूनतम दूरी होगा, तो इन दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है, जो ये आपका जो है मिनिमम डिस्टेंस होता है इसी को हम बोलते हैं विस्थापन, ठीक। तो विस्थापन क्या होगा, ये शॉर्टेज डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बीच में, जो लास्ट पॉइंट होता है और इनिशियल पॉइंट होता है, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को हम लोग बोलेंगे विस्थापन। तो इस तरह से देखा जाए तो जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, असल में डिस्प्लेसमेंट जो होता है, विस्थापन जो विस्थापन है आपका, ये असल में क्या एक तरह से दूरी ही तो है, दूरी है, लेकिन कैसा दूरी है, इसको हम बोलते हैं न्यूनतम दूरी, ठीक। ये क्या एक तरह से न्यूनतम होती है। तो आखिर दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी को हम लोग हमेशा मीटर में ही मापते हैं, ठीक। एसआई जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, दूरी को हमेशा मीटर में ही मापा जा सकता है। तो ये सेंटीमीटर क्या होता है, ये छोटा मात्रक होता है, इसकी अपेक्षा जो है मीटर की अपेक्षा छोटा मात्रक होता है, तो हम लोग ये सीजीएस में मापते हैं। तो एसआई में अगर कोई पूछे तो हम लोग एसआई में इसको मापेंगे, और अगर हमसे कोई जो है सीजीएस में बोलेगा तो हम लोग जो है इसको, ये सीजीएस वाला होता है,
सेंटीमीटर। मीटर हम लोग जो है एसआई में मापते हैं। दूसरी बात जो है किलोमीटर जो है मीटर का ही एक बड़ा मात्रक होता है। जब 1000 मीटर कर देंगे तो ये जो है किलोमीटर में बदल जाएगा। किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हो जाएगा। और आपका प्रति मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड जो है ये होता है आपका मीटर प्रति सेकंड, ये तो आपका वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी यानी वेग का मात्रक हो गया ये। तो हमसे पूछा जा रहा था कि जो है विस्थापन की इकाई क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होगा, तो विस्थापन की एसआई यूनिट जो है मीटर हो जाएगी। ठीक, तो आगे मूव करते हैं, अगला वाले सवाल पे चलते हैं। चलिए, तो चौथा सवाल पूछा जा रहा है कि जो है निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। तो आप यहां से पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होंगे जिनका यूनिट सेम होगा। तो यूनिट सेम होगा, आपको यहाँ पे देखना है कि यूनिट किसका किसका सेम होता है। तो यहाँ पे जरा देखिए, तो आपको पूछा जा रहा है कार्य का, और पहले आ रहा है कार्य और ऊर्जा। तो कार्य बराबर क्या होता है, हम लोग कार्य कार्य इक्वल टू होता है जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये आपका जो है बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल गुणे विस्थापन, और इसका मात्रक क्या होता है, कार्य को हम लोग जूल में मापते हैं। कार्य को जूल में मापा जाता है। जबकि ऊर्जा एनर्जी, ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं जो है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, और इसका मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। इसको भी जूल में मापते हैं। तो इस तरह से जो है कार्य और ऊर्जा तो दोनों समान हो गए। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के समान हो गए, तो मतलब कार्य और ऊर्जा क्या होती है, इनकी जो है मात्रक समान होंगे। और देख लेते हैं बल के साथ और दाब के साथ क्या खासियत है। तो जो बल होता है, बल इक्वल टू होता है आपका जो है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, m इंटू ए होता है। तो इसका मात्रक देखेंगे तो आपको जो है केजी, और यहाँ पे आ गया मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे दाब, तो दाब के लिए बराबर होगा, दाब बराबर होता है आपका जो है बल बट्टे जो होता है आपका जो है क्षेत्रफल हो जाता है। तो बल बट्टे जो है क्षेत्रफल हो जाएगा दाब का जो है। तो बल बट्टे जो है आपका क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम लोग बोलते हैं। इसको निरूपित करते हैं हम लोग न्यूटन अपॉन ए से, तो इसको हो जाएगा मीटर का स्क्वायर हो जाएगा आपका एरिया के लिए। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का मात्रक अलग अलग हो गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो रहा है। इसको अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे आप न्यूटन को केजी में, तो क्या होगा आपका यहाँ पे जो है केजी हो जाएगा, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर यहाँ पे एक जो होगा आपका 1/मीटर का स्क्वायर। तो इन दोनों को कैंसिल करेंगे, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे केजी, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो यहाँ पे आपको बचेगा जो है ये सेकेंड का, ये आ जाएगा आपका जो है सेकेंड का स्क्वायर, और फिर आपका आएगा 1 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों मात्रक अलग अलग हो गए, तो ये दोनों नहीं हो सकते, इनका मात्रक अलग अलग होता है, दोनों का यूनिट अलग अलग होता है। अगला वाला आता है आपका जो है बल और संवेग का, देख लेते हैं। तो बल और संवेग का देखते हैं कि इसका मात्रक कैसे अलग होता है। तो देखिए यहाँ पे बल है और ये संवेग है। तो बल हम लोग अभी देख रहे थे कि बल इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है। जब इसका मात्रक निकालेंगे तो आपको मिलेगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि जब संवेग की बात करेंगे आप, संवेग यानी मोमेंटम की बात करेंगे आप, तो संवेग की बराबर क्या होता है, m इंटू v होता है ये। इसका मात्रक निकालेंगे तो m के लिए आपका जो है मास के लिए केजी हो जाएगा, और v के लिए होगा मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे दोनों अलग हो गए, यहाँ पे केजी केजी तो है लेकिन मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, जबकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, तो ये अलग है। तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, केवल यही मैच कर रहा है। ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है। बचा आपका जो है बल और कार्य में आ जाइए। तो बल और कार्य का जो है, बल के लिए अभी हम लोग क्या देख रहे थे, बल के लिए जो आप ले रहे थे m इंटू ए, तो ये आप ले रहे थे केजी और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे थे। जबकि आप कार्य के लिए ले रहे थे बल गुणे विस्थापन। तो बल गुणे विस्थापन ले रहे थे, तो यहाँ पे बल के लिए आप क्या लेंगे, बल के लिए आप ले लेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और विस्थापन के लिए हम लोग लेते हैं मीटर। तो मीटर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, केजी मीटर का स्क्वायर और सेकेंड का स्क्वायर, ये दोनों अलग हो गए। तो मतलब कार्य और बल भी इनकी इकाई एक नहीं होती, ये अलग होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो केवल कार्य और ऊर्जा जो होता है इसका मात्रक बराबर होते हैं। इन दोनों का मात्रक क्या होता है, इन दोनों का मात्रक जो होता है जूल होता है। ऊष्मा का भी मात्रक जूल होता है। ठीक है, तो
होप समझ में आ रहा होगा आपको। आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग। अगला है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है कि हम लोग जब डिस्टेंस को मापना शुरू किए, तो हम लोग जब लंबी दूरी को मापना शुरू किए तो हमने ये देखा कि हमें बहुत लंबी दूरी है। लंबी दूरी की गणना करने के लिए हम लोग को इकाई चुनना था, कोई बड़ी वाली इकाई जिसको हम सहज रूप से बता सके। तो हमने क्या किया कि कुछ दूरी के कुछ बड़े मात्रक हमने अपनाए हैं। तो ये आपके हो गए जो है दूरी के कुछ बड़े मात्रक। दूरी के बड़े मात्रक। तो दूरी के बड़े मात्रक में किसको रखा जाता है, तो दूरी के बड़े मात्रक में हम लोग जो है एक रखते हैं आपका जो है प्रकाश वर्ष को रखते हैं। तो आपका जो है ये प्रकाश वर्ष जो होगा अपना जो है लाइट ईयर जो होगा अपना, ये प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी के बराबर होता है, जिसका मान होता है 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, ये जो है एक प्रकाश वर्ष मतलब एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है, तो एक साल में प्रकाश लगभग लगभग 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर की दूरी जो है तय करती है। दूसरा एक बड़ा मात्रक है इसमें जो है, इसको हम लोग बोलते हैं पारसेक। पारसेक, पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो पारसेक जो होता है आपका जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है जितने भी हम लोग जान रहे हैं। और एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो ये होता है आपका जो है प्रति लाइट वर्ष से तुलना करेंगे तो 3.26 इंटू प्रकाश वर्ष होता है। तो ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक है। तो एक सवाल पूछा जाता है कि जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो होगा वो पारसेक होगा, ना कि प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का कितना गुना होता है पारसेक, तो 3.26 गुना होता है। दूसरा एक आपको याद रखना है, खगोलीय इकाई भी होती है। खगोलीय इकाई या फिर जो है खगोलीय दूरी इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है, एक तरह से क्या है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन जो है सन एंड अर्थ होता है ये। तो ये क्या है आपका जो है सूर्य व पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग जो है खगोलीय इकाई बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं खगोलीय दूरी बोलते हैं। तो ये इसका मात्रा कितना होगा, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, AU जिसे इसको डिनोट किया जाता है। और इसका जो होता है इसका वैल्यू कितना हो सकता है, तो 196। तो इसको हम लिखते हैं 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर लिखते हैं। ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू 1.496 10⁻11 मीटर होता है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है। तो ये हमारा जो है अर्थ और सन के बीच की जो है ये दूरी है, ये एवरेज दूरी होता है। हमारे और सन के बीच की जो है एवरेज दूरी जो होती है उसको हम बोलते हैं 1.496 इंटू 10⁻11। या फिर आप इसको सीधे सीधे ऐसे समझ सकते हैं कितना दूरी होगा, ये दूरी होता है लगभग लगभग 14.96 करोड़। अगर इसको आप कन्वर्ट करें इसको जो है किलोमीटर में, तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक, 14 दशमलव जो है 96 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो। तो सूरज और हमारे बीच की जो दूरी होती है वो बदलती रहती है। अगर हमसे कोई पूछ ले कि क्या अर्थ और आपका जो है सन जो है उसकी दूरी क्या बराबर इतनी ही रहती, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे और अर्थ के बीच की दूरी लगातार क्या होती है, बदलती रहती है। तो जैसे आपका ये सन हो गया, ये है हमारा सन होता है। तो सन और अर्थ के बीच की जो है जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है वो दूरी होती है आपका जो है 14.96 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक, ये सबसे कम दूरी होती है। और एक होता है आपका सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, सन और हमारे बीच का जो है मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है वो होता है 15.2 करोड़ किलोमीटर होता है। इन्हीं दोनों का हम लोग एवरेज लेते हैं तो एवरेज दूरी कितनी आती है, 14.96 करोड़ किलोमीटर होता है। ठीक, इसको अगर आप मिलियन में करना चाहें तो आप इसको जो है 149.6 मिलियन लिख सकते हैं। इसको आप 1 मिलियन बराबर 10 लाख, या फिर इसको आप करना चाहेंगे तो 152.0 मिलियन कह सकते हैं। आप मिलियन में लिखना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं।
तो ये क्या हो गया, ये दूरी की बात कर रहे हैं हम लोग, दूरी के कुछ बड़े मात्रकों की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हम लोग पूछेगा कोई प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्या प्रकाश वर्ष जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, नहीं, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा, तो पारसेक होता है। पारसेक, पारसेक जो है ये सबसे बड़ा मात्रक होता है दूरी का, जो कि होता है 3.26 इंटू लाइट ईयर होता है, जो कि अपना प्रकाश वर्ष से कितना अधिक है, तो 3.26 टाइम जो है अधिक होता है। ठीक है, तो दूसरा जो है आपको ये बात याद रखना है। तो हमसे कोई पूछेगा कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है या किसका मात्रक है, तो हम लोग बोलेंगे दूरी का मात्रक है। समय हम लोग मापते हैं, ठीक है, समय तो अपने ऑब्वियस है कि समय किसी भी कार्य को कितना जो है टाइम लग रहा है उसको डिनोट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा आता है जो है एक देखिए जरा, जो है हमसे कोई पूछ ले प्रकाश की गति या प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की गति के केस में देखिए, प्रकाश की गति हम लोग कितना लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेते हैं। ठीक, ये होता है। एक इसका एक और वैल्यू है, इसको हम जो है 1,86,000 माइल बोल सकते हैं, 1,86,000 माइल पर सेकेंड बोल सकते हैं। इसका एक और होता है, इसको हम 3 लाख भी बोल सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये भी हो सकता है। एक और इसका हो सकता है 299458792, ये भी इसका एक जो है स्पीड होता है, जो कि होता है मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश की गति जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, चारों का चारों सही है। कभी कभी एग्जाम में क्या किया जाएगा आपसे कि ये इसको, ये जो आपको जो दिखाया जा रहा है ये इसमें से कोई भी दे देगा यूनिट को चेंज करके। यहाँ पे देखिए मीटर पर सेकेंड है, तो 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब इसी को क्या करेगा, मीटर पर सेकेंड को माइल में कन्वर्ट कर देगा, तो माइल में हो जाएगा 1,86,000 हो जाएगा। और एक माइल बराबर कितना होता है, तो एक माइल बराबर या एक मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर या फिर 1,600 मीटर बोल सकते हैं आप। ठीक, उसी तरह से इसको क्या कर सकता है, माइल को हो सकता है किलोमीटर में कन्वर्ट कर दे, तो यहाँ पे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है ऑप्शन के साथ जो है खेला जा सकता है, ऑप्शन को बदला जा सकता है। तो ये है अपना, ये तरीका होगा, किसी भी तरह से जो है ऑप्शन को इधर उधर घुमा के जो है कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको जब प्रकाश की गति याद रखनी हो तो आपको ये कुछ याद रखना पड़ेगा, ये आपको किलोमीटर में भी याद रखना पड़ेगा, माइल में भी, और मीटर सेकेंड में भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और रही बात जो है ये प्रकाश की, तो प्रकाश की जो यहाँ पे देखिए चौथा ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, जो प्रकाश की इंटेंसिटी की बता रहा है। तो प्रकाश की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, तो ये देखिए आप आयाम पे डिपेंड करता है। जैसे ये है, मान लीजिए इसको हम बोलते हैं आयाम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक, आयाम, तो आयाम पे निर्भर करती है, इसकी तीव्रता निर्भर करती है। तो प्रकाश की तीव्रता किस पे निर्भर करती है, तो प्रकाश की जो तीव्रता होगी, तीव्रता जो है निर्भर करती है आयाम पर। आयाम जितना अधिक होगा, आयाम जितना अधिक होगा प्रकाश की तीव्रता उतनी बढ़ जाएगी। इसीलिए हम लोग हेलोजन का इस्तेमाल करेंगे या फिर बड़े लाइट के सोर्स का इस्तेमाल करेंगे। जितना बड़ा लाइट का सोर्स होगा उतने बड़े बड़े उसमें एम्पलीट्यूड बनेंगे, उतने बड़े बड़े आयाम बनेंगे, और आयाम बनने से क्या होगा, उसकी तीव्रता जो है बढ़ जाएगी। हमेशा याद रखिएगा, समानुपाती होती है। तो जितना ज्यादा जो है उसका वेव फॉर्म बनेगा, मतलब जितना इसका एम्पलीट्यूड अधिक होगा, आयाम अधिक होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसकी तीव्रता अधिक हो जाएगी। तो चलते हम लोग अगले सवाल की तरफ। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, तो आपको रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये एक होता है जो है विद्युत धारा के प्रवाह में आने वाली रुकावट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा ये पूछा जा रहा है हमसे। तो आपको ये पहले समझना पड़ेगा रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस को हम लोग जो है आर से डिनोट करते हैं, और आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, ये जो है पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोधकता पे निर्भर करेगा, साथ ही साथ लंबाई पे और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे निर्भर करेगा। तो लंबाई जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना अधिक हो जाएगा। लंबाई को आप बढ़ाइए, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। लंबाई और प्रतिरोध एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो आप जो है जितना ज्यादा जो है लंबाई को इंक्रीज कीजिएगा, आपका प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध भी क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा आपका। तो इस तरह से लंबाई अगर बढ़ गई तो ऑब्वियस है प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरह से अगर लंबाई को हम क्या कर दे, लंबाई को अगर कम कर दे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और धारा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा।
ठीक है। उसी तरह से क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं तो ये जो है एरिया जो होता है ये रेजिस्टेंस के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल। तो प्रतिरोध जो है आपके जो है तार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, उसके समानुपाती होता है। मतलब अगर हम लोग एरिया को बढ़ा दें, एरिया को हमने अगर बढ़ा दिया तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, सॉरी ये जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/E कर देते हैं इसको हम लोग। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये क्षेत्रफल जो है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है तो 1/E लिखेंगे, इसको जो है 1 क्षेत्रफल एरिया लिखेंगे हम लोग। तो ये इसका जो है रेजिस्टेंस जो है एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हमने एरिया को बढ़ा दिया तो हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस गिर जाएगा, रेजिस्टेंस गिरेगा तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसी तरह से अगर हम तार का जो एरिया है, अगर तार के एरिया को हमने कम कर दिया तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा और धारा का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग को मोटा तार इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसा वाला तार जिसका जो है क्षेत्रफल अधिक हो जाए। तो क्षेत्रफल अधिक होगा तो क्या होगा, प्रतिरोध अपने आप कम हो जाएगा, धारा का मान अधिक हो जाएगा, ठीक है। और अगर तार की लंबाई जितनी अधिक होगी तो तार की लंबाई बढ़ने पे प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसलिए जो है विद्युत धारा का मान कम हो जाता है। तो हम लोग को अगर बहुत लंबा तार है कहीं पे, अगर हम लोग को बहुत दूरी से जो है बिजली लेके आनी है तो क्या करेंगे, हम लोग मोटे तार का इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो है कम से कम हम लोग प्रतिरोध उत्पन्न कर सकें, कम से कम प्रतिरोध उसमें लगे। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है अपना ओम होता है, ठीक है। ओम में मापते हैं हम इसको, जो है प्रतिरोध को हम लोग ओम में मापते हैं। और ये ओम्स का नियम होता है, क्या होता है, V समानुपाती होता है I। तो इसको हम लोग दिखाते हैं, जब ये कांस्टेंट वाले साइन को हटाया जाता है तो एक जो है प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाइएगा तो एक कांस्टेंट जुड़ता है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होता है, V = IR, ये न्यूटन का लॉ होता है। और यहाँ पे R बराबर क्या होता है, तो R बराबर होता है आपका रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। ये हो गया आपका प्रतिरोध, ये हो गया आपका करंट, ये धारा हो गया, ये आपका जो है वोल्टेज यानी विभव हो गया, ठीक है। तो इसमें रेजिस्टेंस को हम लोग किस में माप रहे हैं, रेजिस्टेंस को हम लोग माप रहे हैं ओम में, इसको हम लोग जो है ओम में माप रहे हैं। करंट को किस में मापते हैं, तो एम्पियर में मापते हैं, करंट को एम्पियर मापते हैं। और विभव यानी इसको किस में मापते हैं, तो इसको हम लोग वोल्ट में मापते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रतिरोध का इकाई क्या होगा, तो इसका ओम हो जाएगा। कुलाम किस में मापते हैं, कुलाम में हम लोग जो है, कुलाम किसका होता है, तो ये आवेश का होता है, ये जो है आवेश का होता है, ठीक है। ये आवेश का मात्रक होता है कुलाम। दूसरा ये जूल किसका होता है, तो जूल जो है कार्य का भी हो सकता है, जूल जो है ऊर्जा का भी हो सकता है, और जूल जो है ऊष्मा का भी होता है, ठीक है। तो ये जो है हीट का भी हो सकता है, आपका हीट का भी होगा, आपका जो है कार्य का भी होगा, और साथ ही साथ जो है ऊष्मा यानी हीट का भी होगा, ठीक। दूसरा न्यूटन किसका हो सकता है, तो न्यूटन जो है आपका फोर्स का होता है, यानी बल का मात्रक होता है। इस तरह से देखा जाए तो क्या होगा हमारा यहाँ पे आंसर, प्रतिरोध का इकाई क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे उसको कि ओम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला वाला क्वेश्चन बोलता है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल, प्रतिबल मतलब स्ट्रेस, ये जो होता है आपका जो है स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की जो है इकाई क्या होगी, तो स्ट्रेस की इकाई क्या हो सकती है। तो स्ट्रेस देखिए, एक तो क्या होता है कि एक तरह से क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग जो है प्रतिबल। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है प्रतिबल, प्रतिबल मतलब एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला एक तरह से बल होगा। तो जब इसकी बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या लिखाएंगे हम लोग, जो है एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला बल हो जाएगा आपका, ये प्रतिबल क्या होगा, प्रतिबल। तो मतलब जो है एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या होगा, तो यहाँ पे हो गया न्यूटन, और यहाँ पे होगा मीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल पे लगने वाला बल। तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल बट्टे बल। तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते थे, बल बट्टे क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रतिबल। तो प्रतिबल का मात्रक क्या हो जाएगा, बल बट्टे क्षेत्रफल, यानी न्यूटन अपॉन मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा न्यूटन, तो आपको केवल बल का होता है, न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है। और वाट आपका जो है ये पावर का होता है, पावर,
पावर का मात्रक जो है, पावर को हम लोग वाट में डिनोट करते हैं। और पावर बराबर होता क्या है, वाट बराबर होता क्या है, या फिर पावर को जो है हम लोग क्या बताते हैं, पावर का मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या होता है पावर, तो होता क्या देखिए जो पावर होता है इसको बोलते हैं हम जो है रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको बोलते हैं हम रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको बोलते हैं कार्य करने की दर होता है। तो क्या करेंगे, कार्य करने की दर, इसको हम डिनोट कर सकते हैं W अपॉन टी से। तो W का मात्रक कार्य होता है जूल होता है ये अपना सेकेंड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं वाट। ठीक है, तो जूल अपॉन सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। तो इस तरह से अगर प्रतिबल का मात्रक पूछ लिया जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, उसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल पे पड़ने वाला एक तरह से बल होता है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या हो सकता है, तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो विद्युत धारा का जो है मापने के लिए हम लोग एम्पियर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का जो है, ठीक है, विद्युत धारा का जो है ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक हम लोग एम्पियर करते हैं। ठीक, तो इसको जो हम लोग क्या करते हैं, आपका जो है जो करंट होता है, ये करंट है, तो करंट को जो हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो करंट जो होता है कि कितना आवेश फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो, तो ये जो है आवेश का फ्लो, और यहाँ पे आपका जो है समय प्रति सेकंड में होता है, तो इसको हम C/S से डिनोट कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, इसी को एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, तो एक एम्पियर बराबर होता है क्या होता है, कूलम बट्टे समय हो जाएगा आपका, C अपॉन जो है S हो जाएगा, एम्पियर में इसको डिनोट करेंगे हम लोग। अब बात आती है कि जो है एक एम्पियर जो होता है, एक एम्पियर बराबर कितने इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है। तो अगर बोला जाता है किसी कंडक्टर से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो रहा है, पर सेकेंड हो रहा है। अगर पर सेकेंड इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे, एक एम्पियर कहेंगे। तो एक एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है एक सेकेंड में, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एक सेकेंड में, उसको हम लोग बोलते हैं एक एम्पियर। गुलाम क्या है, गुलाम जो है हमारा चार्ज का मात्रक होता है, ये होता है आवेश होता है अपना, ये चार्ज होता है, एक तरह से चार्ज का मात्रक आवेश होता है ये। ठीक है, और हम लोग को पता है कि जो है आवेश दो तरह का होगा, इलेक्ट्रॉन वाले पे कितना था 1.6 10⁻−19 गुलाम था, माइनस में था। और अगर यही प्रोटॉन की बात कर लेते तो प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव में 1.6 10⁻−19 कूलाम होता है, पॉजिटिव में होता है। तो ये चार्ज का हो गया, चार्ज का मात्रक होता है आपका जो है कूलाम होता है। उसी तरह से वाट किसका था, वाट जो है पावर का था, पावर का था आपका जो है ये शक्ति का था। तो शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। और शक्ति के अलग अलग मात्रक होते हैं, एक होता है हॉर्स पावर होता है, हॉर्स पावर होता है 746 वाट होता है। नहीं, इसको हम लोग और यूनिट भी बांट सकते हैं, एक होता है आपका जो है किलो वाट, किलो वाट 10⁻³ वाट हो जाएगा। एक होता है आपका जो है मेगा वाट हो जाएगा, मेगा वाट होगा 10⁻6 वाट हो जाएगा। एक होगा गीगा वाट होगा, गीगा वाट होगा 10⁻9 वाट होगा। एक टेरा वाट भी हो सकता है, टेरा वाट इक्वल टू होता है 10⁻12 वाट। तो ये सब क्या है, मात्रक हो सकते हैं वाट, शक्ति के मात्रक जो है वाट होता है। जूल, जूल किसका किसका है, तो जूल जो है कार्य का होता है, जूल जो है आपका ऊर्जा का होता है, जूल जो है ऊष्मा का भी होता है। नहीं, तो ये है अपना जो है जूल, अलग अलग मात्रक, जूल जो है कार्य का भी होता है, ऊर्जा का भी होता है और ऊष्मा का भी होता है। एक सवाल पूछता है कभी कभी जो है एक जूल बराबर कितना हो सकता है, एक जूल बराबर जो है, एक जूल बराबर जो है कितना अर्घ होता है, तो 7 × 10⁻7 अर्घ होता है, अर्घ होता है। अर्घ क्या है, सीजीएस होता है, अर्घ जो है ये सीजीएस इकाई है, जबकि ये क्या होता है एसआई इकाई है। एक और होता है कैलोरी और जूल में संबंध पूछा जाता है, बोला जाता है एक कैलोरी, एक कैलोरी बराबर कितना हो सकता है, तो 4.186 जूल हो सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम लोग इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को बढ़ा के किया जाता है 4.2 कर दिया जाता है, 4.2 जूल लिखा जाता है। अगर यहीं पे 1 किलो कैलोरी कर दिया जाता तो मान लो यहीं पे इसको जो है हम लोग इसको किलो कैलोरी कर देते हैं, तो किलो कैलोरी कर देते थे क्या करता, 4.2 इंटू 10⁻³ जूल हो जाता। नहीं, तो ये हो जाता अपना, जबकि इसका एक्चुअल वैल्यू क्या हो, इसका एक्चुअल वैल्यू होता है 4.186 होता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग जो है 4.2 लिखते हैं।
तो ये हो गया। कभी कभी ऐसे पूछे जाते हैं कि आपसे रिलेशन पूछा जाएगा कि जो है आपको बताइए जो है आप सीजीएस और जो है एसआई में रिलेशन पूछा जाता है, जूल इक्वल टू कितना अर्ग हो सकता है, तो इसको भी याद रखना है हम लोग को। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो शक्ति की इकाई क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है कि जो है पावर, पावर का जो है यूनिट क्या होगा, पावर का यूनिट क्या हो सकता है। तो पावर होता क्या है आखिर, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। इसको हम बोलते हैं कार्य करने की दर होता है, कार्य करने की दर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप पावर इक्वल टू क्या कर सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम हो सकता है। वर्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्क का जो मात्रक होता है जूल होता है, और टाइम के लिए सेकंड इस्तेमाल करते हैं, और इसी को हम बोल सकते हैं वाट। यही होता है आपका वाट होता है। ठीक है, तो शक्ति का मात्रक क्या होगा, वाट होगा। और वाट जो है, वाट के अलग अलग फॉर्म भी हो सकते, जैसे बड़े मात्रक हो सकते हैं, क्या बोले थे, एचपी। एचपी बराबर क्या हो रहा था, तो 746 वाट हो रहा था। फिर अगर किलो वाट दे देता तो क्या होता, 10 पे घाते 3 वाट हो जाता। अगर यहीं पे जो है मेगा वाट दे देता तो 10 पे घाते 6 वाट हो जाता। यहीं पे अगर गीगा वाट दे देता तो 10 पे घाते 9 वाट हो जाता। टेरा में 10 पे घाते 12 हो जाता। तो ये सब अलग अलग मात्रक हो सकते हैं। तो वाट जो है आपका पावर का हो गया, वाट हो गया पावर का। न्यूटन होता है हमारा जो है फोर्स यानी बल का हो गया। ठीक है, ये हमारे फोर्स का मात्रक हो गया। जूल जो है फिर से वही, जूल कार्य का भी होता है, जूल जो है आपके ऊष्मा का भी होता है, और जूल आपके जो है ऊर्जा का भी होता है। और पास्कल जो होता है दाब का इकाई है। दाब जो है प्रेशर को हम लोग किस में मापते हैं, तो प्रेशर को हम लोग जो है पास्कल में मापते हैं। ठीक, और प्रेशर का एक और मात्रक होता है, बार भी होता है। तो कभी कभी पूछ लेता है 1 बार इक्वल टू कितना पास्कल होता है, तो 10 पे घाते 5 पास्कल होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, एक बार बराबर 10 पे घाते 5 पास्कल होता है, ये याद रखिएगा आप। तो बार क्या है, बड़ा मात्रक होता है, पास्कल जो है छोटा मात्रक होता है। तो पास्कल किसका मात्रक होता है, तो दाब का मात्रक होता है। चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ अपने। पूछा जा रहा है कि जो है दबाव, दाब का जो है यहाँ पे दाब होगा, दाब का जो है एसआई इकाई क्या हो सकता है, एसआई यूनिट क्या हो सकता है। तो दाब होता क्या है, प्रेशर होता है, क्या प्रेशर इक्वल टू होता है जो है फोर्स अपॉन एरिया होता है आपका जो है, फोर्स अपॉन जो है एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का मात्रक होता है आपका न्यूटन, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन वर्ग प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, ये सही है। तो ये होगा इसका मात्रक, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका मात्रक होता है किसका, आपका दाब का। और हम लोग अभी देखें कि दाब का जो है, दाब का जो है क्या क्या नापते हैं, दाब का यूनिट क्या क्या हो सकता है। तो दाब का एक पास्कल होता है, एक बार होता है, इसको बार में भी मापा जा सकता है। एक वायुमंडलीय दाब भी होता है, वायुमंडलीय दाब को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी एक इसका मात्रक के रूप में इसको भी गिना जाता है। तो ये सब इसके मात्रक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है मात्रक हो जाएगा। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। पूछा जा रहा है कि जो है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होगी। तो हम लोग सन और आपके जो है अर्थ के बीच की दूरी को किस में दिखाते हैं। तो होता क्या, देखिए हमारा जो सन होता है, ये सन है, और हमारा जो ये अर्थ है, तो सन और अर्थ के बीच की जो दूरी होती है, ये एक समान नहीं रहती है, घटते बढ़ते रहती है। ठीक, तो एक होता है जो है, इसको बोलते हैं हम लोग जो है अप सौर होता है, एक होता है अप सौर होता है, जिसको हम बोलते हैं एपीहिलियन। एपीहिलियन होता है। तो एपीहिलियन में क्या होता है, सबसे ज्यादा दूरी होता है, इस समय जो है 15.20 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। ठीक, दूसरा एक होता है जो है, इसके न्यूनतम दूरी होती है, हमारा सन और अर्थ के बीच में जो है एक समय जो है मिनिमम डिस्टेंस होता है, न्यूनतम, न्यूनतम दूरी होता है। ये क्या था, अधिकतम था, ये अधिकतम था। तो इसको बोलते हैं हम लोग जो है पेरीहिलियन, पेरीहिलियन होता है। पेरीहिलियन को बोलते हैं हम लोग जो है उप
सौर, उपसौर बोलते हैं। और ये क्या होता है 14.96 करोड़ किलोमीटर होता है। तो ये दो है, हमको क्या करना है, इसका एवरेज लेना होता है। तो हम लोग इसका क्या करते हैं, जब इसका जो है एवरेज लेना शुरू करेंगे, तो ये तो एवरेज हो गया इसका, ये होता है इसका जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, ये होता है आपका जो है 70 होता है, और इन दोनों का एवरेज लेंगे तो हमको मिल जाएगा, एवरेज इनका जो होता है वो होता है 14.96 करोड़ किलोमीटर। ये इनका जो है एवरेज दूरी है। तो होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जो अर्थ और सन के बीच की जो दूरी होती है हम इतना लेते हैं, 14.96 करोड़ किलोमीटर लेते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होता है इसको हम एयू से दिखाते हैं, एयू से दिखाते हैं। और ये क्या होता है, ये होता है आपका जो एक्चुअल जो है सूर्य व पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम लोग जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से दिखाते हैं, ठीक। और अगर हमसे कोई पूछ ले कि एक एयू बराबर कितना होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मात्रक क्या होगा, एक एयू बराबर क्या होगा, तो यही होता है। तो अगर एक एयू बराबर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होगा, तो 1.496 10⁻11 मीटर होता है। ये इसका जो है मात्रक होता है। तो हमारे और सन के बीच में कितना दूरी होगा, तो एक एयू होगा, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा जिसका मात्रक होगा 1.496 इंटू 10⁻11 हो जाएगा। लाइट ईयर हम लोग को पता है कि लाइट ईयर किसका मात्रक होता है, दूरी का, ये डिस्टेंस का मात्रक होता है। केल्विन जो है हमारा किसका, ताप का मात्रक होता है। और जूल जो है हम लोग को पता है कि कार्य हो सकता है, या फिर जो है ऊष्मा हो सकती है, या फिर जो है ऊर्जा भी हो सकता है, ठीक है। ये इसके अलग अलग मात्रक हो सकते हैं। तो हमसे पूछा गया सूर्य और पृथ्वी की अनुमानित दूरी की लंबाई को किस में व्यक्त करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में व्यक्त करते हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मात्रक जो है आप ये कर सकते हैं, उसका जो वैल्यू होता है 1.496 10⁻11 मीटर होता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा जा रहा है जो है बल का ऐसा यूनिट क्या हो सकता है, फोर्स को हम लोग किस में मेजर कर सकते हैं। तो हमारा जो फोर्स होता है, फोर्स इक्वल टू होता है आपका जो है मास इंटू एस्लेशन होता है, एम इंटू ए होता है। मास को हम मेजर करते हैं केजी में, और एस्लेशन को होते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम किस में मापते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन, ठीक। तो न्यूटन जो होता है क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है। जबकि इसका सीजीएस क्या होता है, फोर्स का जो है सीजीएस होता है वो होता है डाइन। डाइन क्या होता है, सीजीएस यूनिट होता है। तो हमसे कोई पूछ लेगी कि एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा, एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵5 डाइन, एक न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है। तो डाइन क्या है, सीजीएस यूनिट होता है फोर्स का, जबकि आपका जो है फोर्स का जो है एसआई यूनिट जो होता है अपना न्यूटन होता है। तो ये हो गया अपना वोल्ट। वोल्ट किसका होगा, तो वोल्ट जो होता है आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, ये आपके जो है विभव का मात्रक होता है, ठीक है। ये आपका जो है इसको हम लोग इसी से हम लोग जो है पोटेंशियल मापते हैं, इसी से हम लोग जो है पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं। दूसरा केल्विन जो हो गया हमारा ताप का मात्रक होता है, और जबकि पास्कल हमारा किसका मात्रक होगा, तो पास्कल होता है अपने दाब का मात्रक होता है। पास्कल जो है दाब से दिखाते हैं, दाब का मात्रक पास्कल हो जाएगा। पास्कल के अलावा दाब का मात्रक एक बार भी होता है। केल्विन जो है हम लोग ताप को मेजर करते हैं हम लोग केल्विन से, ठीक है। तो ये देखते हैं, अगले वाले सवाल पे मूव करते हैं। पूछा जा रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg-2 किसकी इकाई है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो आप एक एक करके चलिए। तो दाब के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, दाब का मात्रक कैसे निकालते हैं, दाब इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया बल बट्टे क्षेत्रफल होता है। तो बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। अब इसी को और तोड़िए, तो न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर आपके पास यहाँ पे क्या है, 1 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे 1 मीटर से 1 मीटर कट सकता है। तो इसको अब लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, केजी, केजी लिखेंगे, 1 मीटर से 1 मीटर कम गया, तो ये आपका जो है सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो सेकंड -2 हो जाएगा। साथ ही साथ ये मीटर एक बचा, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो मीटर में -1 हो जाएगा। ये हो गया अपना एक। अब आ जाइए संवेग। संवेग क्या होता है, m इंटू भी होता है, संवेग m इंटू भी होता है। तो इसका मात्रक क्या होगा, केजी, और इसका होगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका मात्रक। अब आते हैं गुरुत्वाकर्षण
के कारण हुआ त्वरण, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है इसको हम स्मॉल जी से दिखाते हैं। और जी भी क्या होता है, एक तरह से त्वरण ही होता है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इसका मात्रक भी क्या होता है, त्वरण का जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही हो जाता है। अब आता है यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल जो कांस्टेंट होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसको हम जी से दिखाते हैं। जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो ये लिखते हैं जी m1 m2 और r का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, इसका मात्रक देखिए, तो इसको g का मात्रक कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे f इंटू आर का स्क्वायर अपॉन m1 अपॉन m2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ये न्यूटन हो जाएगा, ये हो गया आपका मीटर का स्क्वायर, ये दूरी है तो मीटर स्क्वायर होगा, और यहाँ पे हो जाएगा केजी का स्क्वायर। इसको हम लोग सही से लिखे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जो है, अगर इसको सही से लिखा जाए तो देखिए यहाँ पे यही तो मिल रहा है, ये हो गया हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी का -2, ये हो गया इसका यूनिट। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये जो होता है ये इसका आंसर हो जाएगा। और जी का वैल्यू क्या होता है, तो जी का वैल्यू होता है 6.67 10⁻11, और ठीक, तो 6.67 10⁻11 होगा, यहाँ पे -11 क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर अपॉन केजी का स्क्वायर। तो ये हो गया अपना, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी -2 जो है किसका मात्रक होगा, तो गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक का होगा, जिसका वैल्यू होता है 6.67 10⁻11, ये फिक्स होता है, सबके लिए फिक्स है ये। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रतिरोधकता की जो है इकाई पूछा जा रहा है आपसे, यूनिट पूछा जा रहा है रेजिस्टिविटी की। तो ये होता है आपका जो है प्रतिरोधकता, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता की जो है मात्रा क्या होगी, तो ये पदार्थ का विशेष गुण होता है। जैसे हम लोग रेजिस्टेंस बराबर क्या लिखते हैं, रो एल अपॉन ए लिखते हैं, तो ये होता है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग जो है प्रतिरोधकता। ये होता है आपका जो है प्रतिरोधकता, ये पदार्थ का विशेष गुण होता है। ये हो गया इसका क्षेत्रफल हो गया, और ये हो गया इसकी लंबाई, तार की लंबाई लेंथ हो गया, ये हो गया आपका प्रतिरोध। तो हमसे पूछा जा रहा है प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता जितना कम होगा धारा का मान उतना अधिक हो जाएगा। प्रतिरोधकता को हम लोग रो से दिखाते हैं। तो आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, जो प्रतिरोधकता होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ये पदार्थ का विशेष गुण होता है। और सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम होता है आपका सिल्वर का, फिर होता है कॉपर, और फिर होता है एल्युमिनियम। जो सिल्वर होता है, सिल्वर का कितना होता है, तो 1.6 10⁻⁸ 10⁻⁸, और ये होता है आपका ओम मीटर होता है। कॉपर के लिए होता है ये आपका जो है 1.7 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। एल्युमिनियम के लिए हो गया 2.7 10⁻⁻8 ओम मीटर। इस तरह से देखा जाए तो विशिष्ट प्रतिरोधकता का क्या होता है, उसका मात्रक जो होता है ओम मीटर होगा, ओम मीटर ये उसका मात्रक होता है। ठीक, तो उसको हम लोग किस में मापते हैं, तो ओम मीटर से। तो हर एक कंडक्टर जो होगा, जितने भी कंडक्टर होते हैं, उसका जो यूनिट लेंथ होगा, उस यूनिट लेंथ द्वारा कितना प्रतिरोध उत्पन्न किया जा रहा है, इसी को हम लोग मापते हैं प्रतिरोधकता से। इसलिए इसका मात्रक क्या होगा, प्रति एकांक लंबाई द्वारा कितना प्रतिरोध उत्पन्न किया जा रहा है, उसी को हम प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो प्रतिरोधकता को किसमें मापेंगे, प्रतिरोधकता को मापने के लिए आपको देखिए दूरी को मापेंगे मीटर में, प्रति एकांक दूरी है तो उसको मीटर में मापेंगे, और प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम होता है। तो दोनों को मिला के पढ़ेंगे, ओम मीटर हो जाएगा, ओम मीटर होगा। और अगर हमसे कोई पूछे जूल, तो हम लोग को तब से देख रहे हैं हम लोग, जूल कार्य है, ऊर्जा है, नहीं कार्य है आपका जो है, ऊर्जा है, ऊष्मा है, इन सब का जो है मात्रक यही होता है। ओम जो है किसका मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का, ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है। एम्पियर हमारा किसका मात्रक है, तो करंट का यानी धारा का मात्रक है। ये हमारा जो है करंट है, विद्युत धारा, उसका मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, तो मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ अपने। इन्हीं दो भौतिक राशियों का इकाई एक ही है। तो आपको जो फिजिकल क्वांटिटी दिया गया है और पूछा जा रहा है जो कौन से फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी जो है एक ही होता है, फिजिकल क्वांटिटी जिनका मात्रक यानी इकाई जो है एक ही है। तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। पहला आपका जो होता है ये दाब है, जो आपका दाब इक्वल टू क्या होता है, तो F अपॉन A होता है।
ये आपका जो है एरिया, फोर्स अपॉन एरिया हो गया, तो न्यूटन अपॉन मीटर का स्क्वायर। दूसरा होता है बल, बल इक्वल टू होता है आपका जो है एम इंटू ए, तो एम इक्वल टू हो गया केजी, और यहाँ पे हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों तो मैच नहीं कर रहा है, ये दोनों जो है मैच नहीं कर रहा है। दूसरे पे आइए, बल और उत्प्रेषण में आइए, तो देखिए आपका यहाँ पे बल का तो हमने देख लिया, ये जो है आपका जो है उत्क्षेप या फिर जिसको बोलते हैं हम लोग जो अप थ्रस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं अप थ्रस्ट, पानी द्वारा वस्तु के ऊपर लगाया गया बल ऑपोजिट दिशा में, इसको बोलते हैं हम लोग अप थ्रस्ट। तो अप थ्रस्ट फोर्स क्या होगा? अप थ्रस्ट फोर्स होता है, ये जल द्वारा लगाया जाता है। जब हम लोग किसी वस्तु को पानी में डुबोएंगे तो क्या होगा, पानी जो है उस वस्तु के ऊपर एक बल लगाती है, ठीक, तो उसी बल को हम लोग अप थ्रस्ट बल बोलते हैं, अप थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये भी एक तरह का बल होता है। तो इसको भी हम किससे दिखाएंगे? एफ से दिखाएंगे, जो कि होगा आपका जो है रो, जी और भी। यहाँ पे रो क्या होता है? घनत्व होता है, जल का घनत्व। जी होगा गुरुत्वीय त्वरण, और ये आपका जो है ये जो है विस्थापित, विस्थापित जल, विस्थापित जल की मात्रा होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इन दोनों का मात्रक क्या होगा? इन दोनों का मात्रक न्यूटन ही हो जाएगा। इसका भी मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। तो फोर्स, ये भी एक तरह का फोर्स ही तो है, तो दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन होगा। तो इन दोनों का मात्रक क्या होगा? बराबर हो जाएगा, इन दोनों का नहीं है। आप देख लीजिए, फिर बल और गति का भी नहीं होगा, क्योंकि गति के लिए हम लोग क्या करेंगे? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इस्तेमाल करेंगे, जबकि यहाँ पे हम न्यूटन इस्तेमाल करेंगे, ये अलग अलग हो जाएगा। चाल के लिए भी देखिए, यहाँ पे न्यूटन इस्तेमाल करेंगे बल के लिए, ये आपका न्यूटन हो जाएगा, जबकि चाल के लिए हम लोग मीटर पर सेकेंड का इस्तेमाल करेंगे, तो अलग अलग हो गया। तो इस तरह से हमसे कोई बोलेगा कौन से दो फिजिकल क्वांटिटी है जिनका यूनिट एक होता है, तो हम बोलेंगे अप थ्रस्ट फोर्स होता है और एक आपका बल होता है, इन दोनों का यूनिट जो है सेम होता है। बढ़ते हैं आगे। पूछा जा रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है किसका ऐसा यूनिट होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम देखिए जरा, वेग का क्या होता है? वेग होता है आपका जो है मीटर पर सेकेंड होता है। बल का क्या होता है? तो बल का हो जाएगा आपका जो है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गति का क्या हो सकता है? गति का वही होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसी को लिखा गया है कुछ ऐसे, नहीं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -2, यही लिखा गया है। तो ये आपका जो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर जो है किसका होगा? त्वरण का हो जाएगा, ठीक है। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण बोलते हैं। जो आपका त्वरण होता है, एसिलरेशन जो होता है, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको बोलते हैं हम लोग जो है वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर होता है ये, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं त्वरण। त्वरण कुछ भी हो सकता है, त्वरण जो है माइनस भी हो सकता है, त्वरण जीरो भी हो सकता है, और त्वरण पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। और त्वरण कैसी राशि होती है? तो त्वरण आपकी जो है सदिश राशि है, ये वेक्टर होता है, ठीक है, ये वेक्टर होता है। चलते हैं आगे। पूछा जा रहा है कि जो है किसका जो है ऐसा यूनिट न्यूटन होगा? तो न्यूटन किसका जो हो सकता है ऐसा यूनिट? तो देखिए, आप पहला देखिए वजन, त्वरण लीजिए, वजन, वजन यानी वेट। तो वेट क्या होता है? तो जब किसी वस्तु को जो है, किसी भी मास को जो है पृथ्वी का गुरुत्व, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर, हर वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचना चाहती है। तो जब वस्तु अपने, किसी भी वस्तु को जब पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचना चाहेगी, तो उस वस्तु में क्या होता है? एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो उस जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वही वस्तु में क्या करेगा? भार उत्पन्न करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो वस्तु में जो भार होता है वो असल में क्या होता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। और पृथ्वी अपना जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है वस्तु पे लगाएगी और उसको अपनी तरफ खींचना चाहेगी, जिसके कारण वस्तु में भार यानी वजन महसूस होगा। तो इसका मात्रक क्या होता है? हम लोग कैसे दिखाएंगे? वेट को दिखाते हैं m इंटू जी से दिखाते हैं। तो ये हो गया आपका केजी, और ये हो गया आपका जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया अपना। त्वरण के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? आपको रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह देखा जाए किसका मात्रक जो है न्यूटन होगा, यहाँ पे हमसे न्यूटन का पूछा जा रहा है। तो चलिए, वजन का हो गया,
तो और वजन का जो है मात्रक की बात करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये हमारा जो फोर्स होता है, फोर्स का भी तो यही होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है m×a, और इसका मात्रक क्या होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स और वजन एक होता है नहीं, देखिए फोर्स और आपका वेट दोनों का मात्रक क्या है, सेम है, दोनों का मात्रक सेम है, तो ये वाला अपना हो जाएगा, ये दोनों बराबर होते हैं। जबकि वजन और द्रव्यमान का नहीं होगा, द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का तो केवल अपना मास होता है ना, इसका तो केजी होता है। वजन का हो गया आपका न्यूटन, संवेग का हो गया इंटू m×v, m×v को हम लोग क्या कहेंगे केजी, और मीटर पर सेकेंड, ये भी अलग हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो वजन और बल जो है, वेट एंड फोर्स जो होता है, दोनों का मात्रक बराबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा जो है, कौन सा जो है ताप का एसआई इकाई है, आपसे ताप का जो है एसआई यूनिट पूछा जा रहा है। तो हम लोग टेम्परेचर को जो होता है, टेम्परेचर को किस में मापेंगे, तो केल्विन में मापेंगे। हमारे पास कुछ स्केल है, एक स्केल होता है अपना केल्विन, तो केल्विन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कितना लेंगे, 273 लेंगे, और एक बॉइलिंग पॉइंट लेंगे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका कितना हो जाएगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे होगा 373। तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि केल्विन के स्केल पे, केल्विन के स्केल पे जो है पानी का जो है फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक कितना होगा, तो पानी कब जमेगा केल्विन की स्केल पे, तो वो होगा 273। और अगर पूछेगा पानी का क्वथनांक बताइए, उसका बॉइलिंग पॉइंट बताइए, क्वथनांक बताइए, तो वो हो जाएगा 373 केल्विन पे हो जाएगा। ये केल्विन स्केल है। दूसरा होता है आपका सेल्सियस है, सेल्सियस का जो है आपका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो शुरू होता है 0 डिग्री पे, और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है खत्म होता है वो होता है आपका 100 डिग्री पे। इस तरह से देखा जाए तो सेल्सियस कहाँ होगा, सेल्सियस में जो है पानी का आपका हिमांक 0 होता है और इसका क्वथनांक जो है 100 होता है। एक होता है आपका फारेनहाइट, फारेनहाइट पे जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, फारेनहाइट स्केल पे जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका जो है 32, और इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो होता है 212। ठीक, ये हो गया अपना, तो ये इसका डिफरेंस हो गया। मतलब आप देखिए यहाँ पे जरा कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, 32 होगा, और ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 212 होगा। तो अब देखिए हमसे कभी कभी क्या पूछेगा कि फारेनहाइट, इन सब में रिलेशन पूछेगा आपसे कि तीनों में रिलेशन बताइए। तो आप देखिए इसमें रिलेशन लिखने का तरीका क्या होता है, आप तरीका सीख लेंगे तो आपको हमेशा आ जाएगा, तो आप तरीका सीखिए। तो देखिए पहले केल्विन को लीजिए आप, तो केल्विन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, केल्विन का स्टार्टिंग पॉइंट -273 है, बट्टे में लिखिए, बट्टे में डिफरेंस निकालिए, 373 को 273 से घटा दीजिए, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा आपका, 373 में घटाइए 273। उसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सेल्सियस का, सेल्सियस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0 है, और इसका फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट से फ्रीजिंग पॉइंट को घटाइए, तो 100 माइनस 0 कीजिए, फारेनहाइट पे आइए, F माइनस 32 लिखिए, और फिर 212 में से 32 को घटा दीजिए। अब इसको फिर से लिखिए, तो K इक्वल टू क्या हो गया, 273, यहाँ पे देखिए केल्विन बराबर क्या हो गया, 273 बट्टे में 100, यहाँ पे क्या आ जाएगा, C बराबर 100, और यहाँ पे क्या हो गया, F माइनस 32, और इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 180। ये हो गया रिलेशन। अब इसमें से किसी दो का रिलेशन हम निकाल सकते हैं, किसी भी दो का। अगर हम मान लीजिए इन दोनों का निकालना चाहें, केवल सेल्सियस और इसका, तो ये सी से कट जाएगा, इन दोनों से 100 कटा, तो देखिए क्या बचेगा। तो यहाँ पे हमारा जो होगा रिलेशन हो गया किसके किसके बीच में, केल्विन और सेल्सियस के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, के इक्वल टू हो जाएगा C प्लस 273, ये हो जाएगा। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि फारेनहाइट और आप जो है सेल्सियस में बताइए, तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देते हैं। देखिए क्या करना है, आपको फारेनहाइट जब निकालना होगा तो आप क्या कीजिए, 1.8 से गुना कर दीजिए सेल्सियस को, और उसमें जोड़ दीजिए 32, काम बन जाएगा आपका, इससे निकल जाएगा आपको, इससे आप निकाल लेंगे। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि जो ह्यूमन बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है कितना होता है, तो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, देखिए हमसे कोई पूछ लेगा कि जो ह्यूमन बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी का जो है टेम्परेचर, तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, अब इसको हमसे कोई पूछ रहा है केल्विन पे बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, केल्विन के लिए क्या करेंगे, जो C प्लस होता है, C प्लस 273 को ऐड करना है। तो देखिए तो जरा इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे 37 और प्लस 273 जोड़ दीजिए बस, देख रहे हैं, इसको जोड़ेंगे तो 310 हो जाएगा केल्विन। अब यही पूछ रहा है कि नहीं फारेनहाइट पे बताइए, तो फारेनहाइट पे क्या करेंगे, F
इक्वल टू क्या होता है 1.8 सेल्सियस और प्लस 32 जोड़ते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 1.8 और सेल्सियस का क्या स्केल है 30, यहाँ पे हम इसको गुना कर देते हैं 37 से, प्लस 32 जोड़ दीजिए, तो इसको गुना कीजिए 1.8 इंटू 37, ये आ जाएगा 66.6 और प्लस में आप 32 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका जो है तो ये हो जाएगा आपका जो है जोड़िए दो को जो तो है ये हो जाएगा आपका 6 और 6 2 8 और ये 9, 98.6 हो जाएगा, ये फ़ारेनहाइट हो गया। तो ऐसे करके निकाला जा सकता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो हमसे पूछेगा तापमान की जो ऐसा यूनिट क्या होता है, तो तापमान को हम लोग केल्विन में मापते हैं। ठीक, सेल्सियस पहले मापते थे, अब नहीं मापते हैं। फ़ारेनहाइट ये सब स्केल है। ठीक, डिग्री में हम लोग एंगल मापते हैं, डिग्री से हम लोग क्या मापते हैं, तो ये हम लोग जो है कोण मापते हैं, एंगल बोलते हैं। अगले बार तो इसको याद रखना है आपको कि रिलेशनशिप बैठाना है, कैसे करना है। एक बार रिलेशनशिप आप बैठा लिए तो हर बार आपसे सवाल लग जाएंगे। बोल रहा है कि कौन सी भौतिक राशि जो है सापेक्ष राशि नहीं है। सापेक्ष राशि मतलब किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे को जो है परिभाषित करना। तो जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट होता है तो हम लोग उसको परिभाषित करने के लिए कोई बिंदु चुनते हैं, कोई स्थिर बिंदु चुनेंगे और उसके प्रति जो है उसकी स्थिति को हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इन सब के लिए होता है, जैसे दूरी, तो आपको दूरी बताना पड़ेगा ना, कहाँ से कहाँ तक की, कहाँ आपके घर से स्टेशन तक की दूरी है, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, अपने घर या स्टेशन का एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, तब जाके आप जो है दूरी को बता सकते हैं। तो दूरी के लिए क्या होगा, एक आपको रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा, तो इसके लिए जो है जरूरी होता है। त्वरण के केस में आइए, त्वरण वाले में क्या होता है, त्वरण भी आपको बताना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर होती है। तो जब वेग परिवर्तन की दर होगी और वेग किस पे निर्भर करता है, वेग ऑब्वियस है कि जो है कहीं ना कहीं एक सर्टेन पॉइंट होगा, उसी पे निर्भर करेगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की जो दूरी होगी उसको हम कितने समय में कवर अप कर रहे हैं, यही तो होता है उसका वेग। और जब वेग में समय के साथ जो है चेंजेस आना शुरू हो जाए तो उसी को हम क्या कहेंगे, त्वरण होगा। तो त्वरण के लिए भी कहीं ना कहीं एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए ही चाहिए। बात आती है वेग की, तो वेग का होता है मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि त्वरण के लिए क्या था हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके लिए था मीटर। इन सब में क्या था ना, सबके सब जो है कहीं ना कहीं दूरी से रिलेटेड है। ये भी देखिए दूरी, दूरी अपॉन समय हो गया, ये भी दूरी में जो परिवर्तन हो रहा है। ठीक, तो या फिर वेग में जो परिवर्तन हो रहा है लगातार, तो इस तरह से कहीं ना कहीं अगर दूरी को आप दिखाना चाहेंगे तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए चाहिए। लेकिन समय के साथ तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो है बोल रहा है कि कौन सा सापेक्ष राशि नहीं है, मतलब जिसको व्यक्त करने के लिए किसी रेफरेंस पॉइंट की जरूरत नहीं होती है, वो होता है अपना समय हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले वाले में। बोल रहा है कि जो है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी जो है ये हमसे पूछा जा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा है। ये जो है वायुमंडलीय दाब की बात की जा रही है। तो वायुमंडल गैसों का एक मिश्रण है जो कि क्या करता है, हमारे चारों तरफ जो घिरा हुआ है, और गैस, हम चारों तरफ से गैसों से घिरे हुए हैं। इसी गैसों का जो आवरण होता है इसी को हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। अब वायुमंडल में जितनी भी गैसें होती है वो क्या करेंगी, दबाव लगाएंगी, नहीं, तो इसी दबाव को हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। तो अब इसको कैसे मापा जाए, तो होता है क्या है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर जो होता है, अगर हमसे कोई पूछ ले एक एटमॉस्फेरिक जो है प्रेशर, तो ये होगा आपका 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है, ये होता है आपका। ठीक है, तो देख लेते हैं 1.01 10 टू द पावर 5 पास्कल, ये हो गया, ये इसका आंसर होगा। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये होता है, और इसका अलग अलग मात्रक भी होता है, बता चुके हैं, बार में भी मापा जा सकता है। बार इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जा सकता है। मूव ऑन करते हैं अगले सवाल की तरफ। कार्य का मात्रक क्या होगा, तो कार्य क्या मात्रक क्या होगा, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर हो गया आपका जो है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, बल का हो गया न्यूटन, और इसका हो गया आपका जो है मीटर, तो न्यूटन मीटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग जो है जूल। तो इसको हम लोग दिखाते हैं। तो जूल जो है किसका किसका हो सकता है, हम लोग बता चुके हैं पहले एक बार, वर्क का हो सकता है, ये हीट का भी हो सकता है, और ये एनर्जी का भी मात्रक हो सकता है। ठीक है, न्यूटन जबकि किसका मात्रक होता है, तो फोर्स का मात्रक होता है।
और वेट का भी मात्रक होता है। न्यूटन किसका? फोर्स और वेट हो गया आपका, फोर्स और वेट का मात्रक हो सकता है। जबकि वाट किसका होता है? पावर का। वाट जो है पावर का होता है। डाइन किसका होता है? तो ये भी फोर्स का होता है, फोर्स का यूनिट होता है, लेकिन क्या है? सीजीएस है ये, सीजीएस होता है। और 1 न्यूटन बराबर जो है 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया? कार्य का मात्रक क्या होगा? तो कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला जा रहा है कौन सा जो है मात्रक सुमेलित नहीं है। अच्छा, बोल रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो डेसिबल, डेसिबल से हम लोग क्या मापते हैं? तो हम लोग जो है ध्वनि की जो है प्रबलता को हम लोग डेसिबल से मापते हैं। ये सही है, ये तो करेक्ट हो गया। तीसरा, अश्व शक्ति क्या होता है? यूनिट ऑफ पावर होता है। अश्व शक्ति यूनिट ऑफ पावर होता है। समुद्री मील क्या होता है? तो नौका संचालन की दूरी होती है, ये भी सही है। और डॉप्सन, डॉप्सन जो है ऊष्मा की इकाई, नहीं ये नहीं है। ऊष्मा की जो इकाई होती है क्या होती है? ऊष्मा की इकाई तो जूल होती है या फिर कैलोरी होती है, जूल या कैलोरी होगी। तो डॉप्सन किसका होता है? ये ओजोन का होता है। ओजोन परत आपका जो है ओजोन लेयर का जो है थिकनेस होता है ये। ओजोन लेयर का जो थिकनेस होता है उसको हम लोग किस में बताते हैं? तो इसको हम लोग जो है डॉप्सन में बताते हैं। और डेसिबल से हम लोग क्या मापते हैं? तो ध्वनि की प्रबलता को मापते हैं। डेसिबल जिसको हम लोग बोलते हैं डीबी, नहीं इसका एक और यूनिट होता है बेल होता है। इसका एक और यूनिट फोन भी होता है। तो ये सब क्या है? ये सब जो है आपका जो है एक तरह से इंटेंसिटी होता है, साउंड की इंटेंसिटी होता है उसका जो है साउंड का जो है इंटेंसिटी होता है उसके मात्रक हैं सब। ठीक, ये सब क्या है? ध्वनि की प्रबलता के मात्रक हैं। ठीक, ध्वनि की ये ये सब ध्वनि की प्रबलता के मात्रक हो गए। अश्व शक्ति क्या होता है? एचपी, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर होता है 746 वाट होता है ये। और ये किसका मात्रक होता है? ये जो है पावर का होता है, पावर का होता है। और जो नॉटिकल माइल होता है, जो नॉटिकल माइल होता है, नॉटिकल माइल मतलब क्या होता है? एक नॉटिकल माइल बराबर 1.8652 किलोमीटर होता है ये किलोमीटर होता है। और ये किसका होता है? दूरी का होता है, ये डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इस तरह से डॉप्सन जो है ओजोन लेयर के इस्तेमाल होता है, उसकी मोटाई के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि उष्मा की इकाई। उष्मा की इकाई तो जूल या कैलोरी में मापेंगे हम लोग। चलते हैं अगले वाले की तरफ, अगले सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। तो भार का जो है ऐसा यूनिट क्या हो सकता है? भार यानी वेट जो है इसका ऐसा यूनिट बोला जा रहा है। वेट आपका जो वजन या फिर जो जिसको हम लोग भार बोलते हैं। तो भार वस्तु में क्यों आता है? क्योंकि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से किसी वस्तु को जब अपनी तरफ खींचती है तभी जो उसमें भार उत्पन्न होता है। इसके लिए हम लोग क्या दिखाते हैं? m×g। m×g को अगर क्लेरिफाई करेंगे तो मास, और इसका होगा g का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि क्या होता है? जो कि बल के बराबर होता है। तो इसका न्यूटन हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरह से वजन या भार का मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। किलोग्राम में हम लोग क्या मापते हैं? मास मापते हैं। और क्या? मास यानी द्रव्यमान मापते हैं हम लोग। ग्राम में भी हम लोग क्या करते हैं? मास ही तो मापते हैं, मास या द्रव्यमान को ही मापते हैं, छोटी इकाई है। ये सब द्रव्यमान की छोटी इकाई है। डाइन में हम लोग क्या मापते हैं? तो डाइन में हम लोग फोर्स को ही मापते हैं। फोर्स जो है बल को ही मापा जा सकता है। बस ये क्या है? ये सीजीएस यूनिट होता है। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं अगले सवाल की तरफ। संवेग की इकाई क्या हो सकती है? तो हमसे पूछा जा रहा है मोमेंटम। मोमेंटम यानी संवेग। तो संवेग की इकाई क्या हो सकती है? P होता है आपका m×v। तो अगर देखा जाए इसका तो क्या लिखेंगे? इसको केजी, और ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर सेकेंड। तो ये हो गया अपना, क्योंकि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, केजी मीटर और सेकेंड पे -1 लिख सकते हैं, बात बराबर है। ठीक, तो ये हो गया अपना केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि हमारा फोर्स का क्या होता था? फोर्स का होता था आपका जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये अपना फोर्स का है। ये देखेंगे तो क्या होगा? ये आपका जो है फोर्स का नहीं, यहाँ पे अगर ऐसा रहता तो बाई 2 होता, तब फोर्स हो जाता है। तो बाई 2 नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए ये वाला अपना केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका फोर्स का हो जाएगा।
ये हमारे फोर्स का यूनिट होता है। ठीक है, और ये अपना जो है संवेग का हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना। आगे बढ़ते हैं। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है, शक्ति को किस में मापा जा सकता है? तो देखिए हम लोग जो उद्योग होता है उसमें हम लोग जो है शक्ति इकाई यानी जो है जो एनर्जी का जो यूनिट होता है, एनर्जी के जो यूनिट होता है उसको हम लोग कुछ ऐसे मापते हैं, उसको मापते हैं किलो वाट आवर में मापते हैं। किलो वाट आवर बट्टे हजार कर देते हैं, किलो वाट आवर बट्टे हजार कर देते हैं। ठीक है, ये होता है आपका ये हम लोग मापते हैं अपना जो है एनर्जी की यूनिट होता है। तो एनर्जी अगर निकालना होगा तो हम लोग किलो वाट आवर और घंटे से उसको भाग दे देंगे, तब जाके हमारा क्या निकल जाएगा, वो जो है यूनिट निकल जाता है। और ऐसे हम लोग मापना होगा तो किस में मापेंगे, जैसे कि अगर हमसे कोई पूछ ले कि जो है आप जो है जो पावर होता है उसका यूनिट क्या इस्तेमाल करेंगे, तो पावर के जो यूनिट होंगे, तो पावर का जो यूनिट क्या क्या हो सकता है, पावर का यूनिट हो सकता है एक हमारा जो है वाट हो सकता है। ठीक है, दूसरा हमारा जो है किलो वाट हो सकता है, और एक होता है एचपी यानी हॉर्स पावर हो सकता है। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे ज़्यादातर, तो जो इंडस्ट्री होता है इंडस्ट्री में हम लोग ज़्यादातर किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हॉर्स पावर का इस्तेमाल करेंगे, एचपी का इस्तेमाल करेंगे। और 1 HP इक्वल टू क्या होगा, 746 वाट हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो है उसके छोटे यूनिट होते हैं। किलो वाट थोड़ा बड़ा यूनिट होता है। जूल तो हम लोग को पता है कि वर्क वगैरह को मापेंगे। ठीक है, इससे भी हम लोग क्या करते हैं, पावर को ही माप सकते हैं। ये भी पावर का यूनिट है, ये भी पावर का यूनिट है, ये सब पावर के ही यूनिट है। लेकिन हम लोग इंडस्ट्री में किसका इस्तेमाल करेंगे, एचपी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये रहा आज का सेशन, और अगले अगले हम लोग अगले सेशन में जो है और बेहतर सवाल लेके आएंगे, और इसमें कुछ और बचे हुए सवाल होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।